सभी साथियों को नमस्कार। मैं शक्ति सिंह, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी खेत की तैयारी के बारे में, खेत की मिट्टी के बारे में, मिट्टी की जांच के बारे में, पानी की जांच के बारे में, वातावरण के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, गर्मी के बारे में। आज हम सिर्फ एक मेन टॉपिक को पकड़ के चलेंगे और वो टॉपिक है मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है। मैं अपनी हर वीडियो की शुरुआत इसी टॉपिक से करता हूँ कि मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आज का मेरा पूरा सेशन इसी पे जाएगा कि मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है। एक बात किसान भाइयों, हमेशा ये याद रखें कि मिट्टी अगर मजबूत होगी तो फसल आपकी ज़रूर मजबूत होगी। मिट्टी अगर कमज़ोर होगी तो फसल अच्छी हो ही नहीं सकती। जैसे हमारा शरीर अगर मजबूत होगा तो हम काम अच्छा कर पाएंगे। अगर शरीर कमज़ोर होगा, शरीर में कोई बीमारी होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हमारी जो आउटपुट है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, वो कम होगी। वही काम मिट्टी के साथ है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी होगी, मिट्टी की पैदावार अच्छी होगी, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता अच्छी होगी, तो आपकी पैदावार फसलों की अच्छी आएगी ही आएगी। और इस तरफ बहुत कम ध्यान जाता है हमारा। हम लोग मिट्टी की जांच कराने के बजाय बाहर से न्यूट्रिएंट डालने की कोशिश करते हैं। उसमें खाद डालते हैं, बहुत सारी पेस्टिसाइड डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं और भी बहुत कुछ डालते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें भी हम डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट हो गया, गोबरी खाद हो गया। लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारी ज़मीन में कमी किस चीज़ की है। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा सिर्फ जब हम अपनी मिट्टी की जांच कराएंगे। तो साथियों, मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की जांच से न केवल आपको जानकारी रहेगी अपनी मिट्टी की, बल्कि किसान भाइयों का खर्चा भी कम किया जा सकता है। खर्चा कैसे कम हो सकता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लो आपकी ज़मीन में नाइट्रोजन की मात्रा पूरी है और आपने अपनी मिट्टी चेक नहीं कराई, तो क्या आपको उस ज़मीन में यूरिया डालने की ज़रूरत है? यूरिया के अंदर सिर्फ नाइट्रोजन होता है 46%। नहीं ज़रूरत है ना? तो आपका खर्चा बचेगा। मान लो आपकी ज़मीन में फॉस्फोरस की कमी नहीं है, आप उसमें फॉस्फोरस बाहर से डालते हैं, तो खर्चा बढ़ेगा ना आपका। उसी तरह अगर आपको पता होगा कि आपकी ज़मीन में कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है और कौन सा न्यूट्रिएंट आपकी ज़मीन में पूरा है, अगर ये जानकारी किसान भाइयों को होगी तो वो अपने खेत का बहुत खर्चा बचा सकते हैं। आपको ज्ञात होगा, और किसान भाइयों से ज़्यादा और कौन जान सकता है, कि हम देखा देखी में कितना यूरिया या फिर कितना खाद खेतों में डालते हैं। अगर मेरे किसी पड़ोसी ने 2 बैग यूरिया के डाले हैं तो मैं 4 बैग डालूंगा, किसी ने 4 बैग डाले हैं तो मैं 8 बैग डालूंगा। ये देखा देखी में खाद की बहुत ज़्यादा खपत ज़मीन के अंदर हो रही है। तो इससे बचने का एक सिंपल तरीका यही है कि हम लोग अपनी मिट्टी की जाँच कराएँ। मिट्टी की अगर हमने टाइम से जाँच करा ली तो हमारे पास मिट्टी की रिपोर्ट बन के आ जाएगी और हम अपना खर्चा कम कर सकते हैं, अपनी मिट्टी को बचा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, मिट्टी की जांच करानी कैसे है। ये तो बात होगी कि मिट्टी की जांच क्यों ज़रूरी है और मिट्टी की जांच से किसान भाइयों को क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि मिट्टी की जांच करानी कैसे है। तो मिट्टी की जांच कराने का तरीका बहुत आसान है। आपको क्या करना है, आप अपने खेत में जाएंगे, जिस भी एकड़ की आपको मिट्टी चेक करानी है उस एकड़ के चारों कोनों से आप मिट्टी लेंगे थोड़ी थोड़ी, और एक थोड़ी सी मिट्टी आप लेंगे उस एकड़ के बीच में से। तो आप अपने उस एकड़ के 5 जगह से मिट्टी लेके उस सारी मिट्टी को इकट्ठा कर लेंगे और उसमें से तकरीबन 250 ग्राम मिट्टी आप लेके लैब में जाएंगे। किसान भाइयों की जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी हर डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने मिट्टी पानी प्रयोगशाला बनाई हुई है, सोयल लैब बनाई हुई है। आजकल तो कई डिस्ट्रिक्ट्स में 2-2, 3-3, 4-4 लैब्स भी बना रखी हैं। तो किसान भाई अपनी मिट्टी लेके लैब में जाएंगे और वहाँ जाके अपनी मिट्टी चेक कराएंगे। मिट्टी की रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है। जो न्यूट्रिएंट कम है वो आप उसमें डाल देंगे, तो आपका खर्चा उसमें बच जाएगा और आपको जानकारी भी हो जाएगी। दूसरी बात, जो न्यूट्रिएंट उसमें भरपूर है उसको आपको डालने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये किसान भाई कर सकते हैं। मिट्टी लेने का तरीका क्या है, आपको ऐसे त्रिकोणीय रूप में मिट्टी काटनी है, ऐसे इस आकार में मिट्टी काटनी है। 6-7 इंच तक आप ज़मीन को काट लेंगे और 6-7 इंच की जो लेयर है उसको आप उतार लेंगे। वो मिट्टी आपको लैब में लेके जानी है।
तो कृषि विभाग का कोई भी अधिकारी जिसको आप ये मिट्टी की रिपोर्ट दिखाएंगे, वो आपको अच्छे से रिपोर्ट के बारे में समझा देंगे कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं। एक बात हम कर लेते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं जो ज़मीन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और जो ज़मीन में उपलब्ध भी होते हैं। ज़मीन में काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट उपलब्ध होते हैं, पहले से ही उपलब्ध होते हैं। किसी की कमी हो जाती है और कुछ न्यूट्रिएंट ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। तो मुख्य जो 3 न्यूट्रिएंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CHO बोलते हैं इसको। ये ऑलरेडी ज़मीन में होते हैं। कैसे होते हैं? कार्बन ज़मीन के अंदर होता है। अगर हमारी ज़मीन उपजाऊ है, अगर हम टाइम टू टाइम उसमें गोबर की खाद डालते हैं, वर्मी कंपोस्ट डालते हैं, मूँग की खेती करते हैं, ढैंचा वगैरह लगाते हैं, तो हमारे खेत में ऑलरेडी कार्बन की मात्रा काफ़ी होती है। तो उसकी ज़रूरत नहीं है डालने की। हाइड्रोजन जो हमारे ज़मीन होती है, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो हाइड्रोजन पानी से ले लेते हैं क्योंकि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन प्लांट्स को पानी से मिल जाता है। ऑक्सीजन प्लांट्स को एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, हवा से मिल जाता है और पानी से मिल जाता है। तो तीनों कंटेंट आपके ये पानी से और हवा से पूरे हो जाते हैं, ज़मीन से पूरे हो जाते हैं। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट आते हैं, मुख्य जो हमारे न्यूट्रिएंट आते हैं वो हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, NPK बोलते हैं जिसको। नाइट्रोजन के लिए हम लोग यूरिया इस्तेमाल करते हैं, DAP भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है और DAP के अंदर 18% नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन की कमी के लिए हम उसमें यूरिया डाल सकते हैं, DAP डाल सकते हैं, लेकिन उतना ही डालना है जितना उसमें रिक्वायर्ड है, जितना उसमें ज़रूरी है। अगर आपके खेत में नाइट्रोजन के 2 बैग की ज़रूरत है तो आप 2 ही बैग डालें, ज़्यादा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। फॉस्फोरस के लिए आप SSP यूज़ कर सकते हैं, या फिर और दूसरे कुछ सप्लीमेंट आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। पोटास के लिए आप MOP यूज़ कर सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास। जो SSP होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसके अंदर सल्फर भी होता है और फॉस्फोरस भी होता है। MOP के अंदर सिर्फ पोटाश होता है 60%। तो किसान भाई उसमें खेत में पोटाश डाल सकते हैं 60%। अब बात करते हैं इसके बाद के जो बचे हुए न्यूट्रिएंट हैं उनकी। उसके बाद और कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? कैल्शियम है, बोरोन है, जिंक है, जिनकी खेत को ज़रूरत होती है। उसके बाद कोबाल्ट है, निकिल है, इनकी बहुत बहुत रेयर ज़रूरत होती है ज़मीन को। तो इनके लिए कैल्शियम आता है हमारे पास, बोरोन होता है 20% में, जिंक होता है। जिंक 3 तरह से होता है, 3 फॉर्मेशन में आता है जिंक। एक आता है 33%, एक होता है 21% और एक होता है जिंक चिलेटेड। तो आप अपनी ज़मीन की ज़रूरत के हिसाब से जिंक डाल सकते हैं। अगर आपको 21% डालना है तो वो डाल सकते हैं, 33% डालना है तो वो डाल सकते हैं। बेसिकली अब जैसे जीरी का सीज़न आ रहा है, धान का सीज़न आ रहा है, तो उसमें आप अब नर्सरी तैयार कर रहे हैं अपने खेत की, प्योत तैयार कर रहे हैं, तो उसमें आप जिंक चिलेटेड डाल सकते हैं। थोड़ा सा जिंक चिलेटेड आप अपने खेत में डाल सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एक न्यूट्रिएंट और है जो बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है सल्फ़र। सल्फ़र आपको SSP में मिल सकता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट में, या फिर सल्फ़र को आप बेंटोनाइट फॉर्म में भी ले सकते हैं। बेंटोनाइट फॉर्म में सल्फ़र जो है वो दाल की तरह दिखता है, वो 90% में भी आता है और 80% में भी आता है। आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। जितनी आपके खेत में ज़रूरत है सल्फ़र की, उस हिसाब से आप अपने खेत में सल्फ़र डाल सकते हैं। तो ये मुख्य मुख्य हमारे जो न्यूट्रिएंट हैं, ये ज़मीन में आपको डालने होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि किस न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है। उतना ही न्यूट्रिएंट आप खेत में डालें, उतनी ही खाद आप अपने खेत में डालें। इसके अलावा अल्टरनेट के तौर पे अगर आपके पास गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, केचुए की खाद हो, ढैंचा अगर आप लगाते हैं, मूँग की दाल आप लगाते हैं, तो ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं खेत में। गोबर की 1-2 ट्रैली जितनी भी आप कर सकते हैं, वो आप अपने खेत में, खेत की तैयारी के टाइम पे खाली खेत में डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। फ्री टाइम में, जैसे गेहूँ कटाई के बाद का जो टाइम होता है, बीच में समय होता है कुछ, उस दौरान आप खेत में ढैंचा लगा सकते हैं, मूँग लगा सकते हैं। तो इस तरह की कुछ खेती आप कर सकते हैं, उससे जो ज़मीन के न्यूट्रिएंट हैं वो पूरे हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम पानी के बारे में। दूसरा हमारा जो मेन कंपोनेंट है मिट्टी के बाद, वो है हमारा पानी। पानी के अंदर भी कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं। पानी को भी हमें चेक कराना चाहिए। पानी को चेक कराने का तरीका क्या है? आपके खेत में जो भी आपका ट्यूबवेल है, उसको आप सुबह जाके खेत में 2 घंटे के लिए चला देंगे। जब 2 घंटे तक वो लगातार चलेगा,
तो उसके बाद जो पानी उससे आ रहा होगा, उस पानी को आप एक 2 लीटर की बोतल में डाल लेंगे और उस बोतल को प्रयोगशाला में ले जाएँगे और प्रयोगशाला में जाके अपना पानी टेस्ट करा लेंगे। पानी की रिपोर्ट भी आपको 5 से 7 दिन के अंदर मिल जाती है। तो अगर पानी में कोई कमी नज़र आती है, अगर वहाँ स्पेशलिस्ट कोई आपको बताते हैं कि आपके पानी में ये कमी है, तो उसको दूर करने के लिए भी तरीका वो आप लोगों को सुझा सकते हैं। तो ये मुख्य 2 बातें हैं किसान भाइयों, अगर आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे, तो आपके खेत की पैदावार बढ़ेगी, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, आपका खर्चा बचेगा। और इनसे भी बड़ी बात, हमारा वातावरण सुधरेगा, हमारा एटमॉस्फेयर सुधरेगा, हम अपने बच्चों को एक अच्छी ज़मीन दे के जाएँगे। आपको पता होगा सिर्फ़ एक्सेस यूज़ ऑफ केमिकल्स की वजह से, केमिकल के ज़्यादा यूज़ की वजह से बहुत बीमारियाँ बढ़ चुकी हैं और किसान भाई इस बात से भली-भाँति जागृत हैं। लेकिन फिर भी हम बहुत ज़्यादा केमिकल खेतों में डाल रहे हैं। तो मेरी सभी किसान भाइयों से ये अपील है कि वो अपने मिट्टी ज़रूर टेस्ट कराएँ। मिट्टी टेस्ट कराने से उनका केमिकल्स का खर्चा कम हो सकता है और ज़मीन की बचत भी हो सकती है, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बचाई जा सकती है। एक बात दोस्तों, आप थोड़ा-सा ध्यान वातावरण की तरफ देंगे कि गर्मी कितनी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ने का एक कारण ये भी है, गर्मी बढ़ने के बहुत कारण हैं कि पेड़-पौधे की कमी हो रही है, कार्बन उत्सर्जन हो रहा है और भी बहुत सारे रीज़न हैं। लेकिन एक रीज़न ये भी है गर्मी बढ़ने का कि हम लोग अपने फाने जलाते हैं खेतों के। जैसे अभी गेहूँ की कटाई हुई, तो हम लोग अपने खेत के जो फाने होते हैं वो जला देते हैं। तो मेरी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर हो सकता है तो फाने जलाने के बजाय वो फाने के गट्ठे बनाएँ। आजकल सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है, अगर आप अपने फाने के गट्ठे बनाते हैं, उसके लिए आपको पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि मुझे इतने एकड़ के फानों का गट्ठे बनाने हैं। तो गट्ठे बनाने वाली मशीन आपके खेत में आ जाती है और वो आपके खेत में फानों का गट्ठा बना देती है। वो गट्ठे आप बेच सकते हो, उनको बेच के आपको कुछ पैसे भी मिल सकते हैं, फाने जलाने से भी बचाया जा सकता है और वातावरण में जो इतनी गर्मी हो रही है, उसको भी कुछ कम किया जा सकता है। ये भी एक कारण है गर्मी का इतना बढ़ने का। तो मेरी किसान भाइयों से ये आज 3 ही बातों पे अनुरोध था। 3 ही बातें मैं मुख्य रूप से किसान भाइयों से आज करना चाहता था कि एक तो आप अपनी मिट्टी ज़रूर टेस्ट कराएँ, मिट्टी की रिपोर्ट लेके आएँ। आपके हाथ में आपकी मिट्टी की रिपोर्ट होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है और कौन सा न्यूट्रिएंट आपकी ज़मीन में भरपूर है। दूसरा, आप अपने पानी की रिपोर्ट चेक कराएँ, पानी की रिपोर्ट लेके आएँ, पानी के बारे में आपको पता होना चाहिए। और तीसरी बात किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है, अपील है ये कि आप जितना हो सके फाने जलाने के बजाय उनके गट्ठे बनाने स्टार्ट करें, ताकि हमारे वातावरण को, हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी धरती को जलाया जा सके। क्योंकि फाने जलाने से बाहरी तौर पे गर्मी तो बढ़ती है ही, अंदर जो ज़मीन के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जो जैसे केचुए होते हैं और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो ज़मीन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं फाने जलाने की वजह से। तो मेरी किसान भाइयों से अपील है कि अपने खेत के फाने ना जलाएँ। इन सभी बातों का किसान भाई ध्यान रखें, इससे हमारे खेत की मिट्टी बची रहेगी, हमारा वातावरण बचा रहेगा और हम अपने बच्चों को एक अच्छी ज़मीन, एक अच्छी मिट्टी देके जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ किसान भाइयों, सभी दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।